हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम आपके यूनिट 3 के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने जा रहे हैं। शुरुआत करते हैं शेड्यूलिंग से। तो क्या होता है शेड्यूलिंग, समझते हैं। शेड्यूलिंग कैन बी डिफाइंड एज प्रिस्क्राइबिंग ऑफ व्हेन एंड वेयर ईच ऑपरेशन नेसेसरी टू मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट इज टू बी परफॉर्म्ड। शेड्यूलिंग का अर्थ कब और कहाँ आप हर ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे आपके प्रोडक्शन प्रोसेस को। ठीक है, अगर आपको एक प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करना है तो उसके प्रोडक्शन प्रोसेस को कहाँ कहाँ और कब कब आपको परफॉर्म करना है, ये आप शेड्यूलिंग में डिसाइड करते हैं। इन सिंपल वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि शेड्यूलिंग आप से आपने पहले ही अपने ऑपरेशंस को डिसाइड कर लिया है, अपने टास्क को डिसाइड कर लिया है कि कब आप उस जॉब को परफॉर्म करेंगे। ठीक है। It is also defined as establishing of times at which to begins and complete each event or operation comprising a procedure। एक प्रोसीजर में आप किस काम को कब शुरू करेंगे, कब खत्म करेंगे, ये भी आप इसमें डिसाइड कर लेते हैं। The principal aim of scheduling is to plan the sequence of work so that production can be systematically arranged towards the end of completion of all products by the due date। ठीक है, अगर आपने कोई ऑर्डर ले रखा है या आपको फ्यूचर डिमांड मीट करनी है तो उसके लिए आपने पहले ही प्रॉपर शेड्यूल बना लिया है, प्रॉपर शेड्यूलिंग कर ली है, प्रॉपर अपने टास्क को ऑपरेशंस को डिवाइड कर दिया है कि आप इस जॉब को कब कब परफॉर्म करेंगे, ताकि ताकि आप समय रहते अपने ऑर्डर को पूरा कर पाए। ठीक है, अब पढ़ते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग तीन बेसिक प्रिंसिपल्स पर डिपेंड करता है। पहला है द प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमम टास्क साइज, अनुकूलतम टास्क साइज, यानी आप अपने टास्क को इतना छोटा और ऑर्डरली ऑर्डरली अरेंजमेंट करें कि आपका जो टास्क है वो समय सीमा के रहते और बेस्ट तरीके से वो हो सके। ठीक है, शेड्यूलिंग टेंड्स टू अचीव मैक्सिमम एफिशिएंसी व्हेन द टास्क साइज आर स्मॉल एंड ऑल टास्क ऑफ द सेम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये माना जाता है कि जब आपके टास्क साइज छोटे होते हैं तो आप उसको बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं, और बेहतरीन तरीके से अगर आपने किसी टास्क को पूरा किया है तो आप उससे जो प्रोडक्टिविटी लेके आएंगे वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली लेके आ सकेंगे। ठीक है, सेकेंड प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान। आपने जो प्रोडक्शन प्लान बनाया है कि आपको इस एक प्रोडक्ट का अगर प्रोडक्शन करना है तो उसको रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स तक ले जाने के लिए आपने जो भी मशीनरी, जो भी इक्विपमेंट्स, जो भी फैसिलिटीज आप यूज कर रहे हैं उनको इस तरह से आपको यूज करना है कि जो वर्कलोड है वो हर मशीनरी पे, हर प्लांट पर इक्वली जाए। ठीक है, अगर आप इस तरह से प्लानिंग करते हैं तो आपके जो मशीन ब्रेकआउट होने के चांसेस है वो बिल्कुल कम हो जाते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑप्टिमम सीक्वेंस, आपने आपके सभी टास्क को, सभी जॉब्स को आपको एक सीक्वेंस में आपको जमाना है। ठीक है, ताकि आपके वर्कर को भी सहूलियत रहे कि उसको किस टास्क के बाद में कौन से जॉब टास्क को परफॉर्म करना है। ठीक है, जब आपका ऑप्टिमम सीक्वेंस डिसाइड हो जाएगा तो आपका जो टाइम वेस्टेज है वो बिल्कुल यहाँ पर कम हो जाएगा। तो इन तीन बेसिक प्रिंसिपल्स पर आपका जो शेड्यूलिंग है वो डिपेंड करता है। बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ शेड्यूलिंग की तरफ। दो तरह की शेड्यूलिंग होती है, फॉरवर्ड शेड्यूलिंग एंड बैकवर्ड शेड्यूलिंग। फॉरवर्ड शेड्यूलिंग क्या होती है? फॉरवर्ड शेड्यूलिंग इज commonly used in job shops where customer place their order on needed as soon as possible basis। है ना, जब अब किसी कस्टमर को कस्टमर आपके शॉप पर आता है, बोलता मुझे जल्दी से जल्दी उस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, जल्दी से जल्दी आप उसे फुलफिल करें, तब आप फॉरवर्ड शेड्यूलिंग करते हैं। ठीक है, forward scheduling determines start and finish time of next priority job by assigning it the earliest available time slot, and from that time determines when the job will be finished in that work center। ठीक है, आप प्रायोरिटी की बेसिस पे आप सारे जितने भी टास्क है उनको डिसाइड कर लेते हैं कि कौन सा जॉब आपको पहले परफॉर्म करना है ना, कौन सा ऑर्डर आपको पहले फुलफिल करना है, कौन से टास्क आपको पहले परफॉर्म करना है, ताकि आप विद इन द टाइम लिमिट आप उसको फिनिश कर सकें। ठीक है, देन है आपका बैकवर्ड शेड्यूलिंग। बैकवर्ड शेड्यूलिंग में जो कस्टमर्स हैं उनके हिसाब से, आप उनके प्रेफरेंस के हिसाब से, उनके उनके ऑर्डर के हिसाब से आप शेड्यूलिंग करते हैं, है ना। किसी कस्टमर ने बोला मुझे 10 दिन में ये प्रोडक्ट चाहिए, तो आप 10 दिन में उस प्रोडक्ट को रेडी करने के लिए, चाहे वो
ड्यू डेट से पहले ही क्यों ना रेडी हो जाए, आप उसको रेडी करने की सोचते हैं, है ना। यहाँ पर जल्दबाजी नहीं है, यहाँ पर प्रायोरिटी नहीं है, आप क्या करते हैं, आप टाइम लिमिट और डेडलाइन के हिसाब से सभी चीजें डिसाइड करते हैं, ठीक है। इट इज ऑफन यूज इन असेंबली टाइप इंडस्ट्री एंड कमिट इन एडवांस टू स्पेसिफिक डिलीवरी डेट्स। आप ऑलरेडी कमिट कर चुके होते हैं कि हम इस डिलीवरी डेट पर आपको ये प्रोडक्ट प्रोवाइड कर देंगे। बैकवर्ड शेड्यूलिंग डिटरमाइंस द स्टार्ट एंड फिनिश टाइम फॉर वेटिंग जॉब्स बाय असाइनिंग देम टू द लेटेस्ट अवेलेबल टाइम स्लॉट that will enable each job to be completed just when it is due but done before, ठीक है। जब टास्क करना होता है आप उसको शुरू तब कर देते हैं भले ही वो उसके टाइम लिमिट के पहले खत्म हो जाए। एक एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे अगर आपने 10 दिन में अगर आपको किसी ऑर्डर को परफॉर्म करना है, ठीक है, और उस ऑर्डर को खत्म करने के लिए 10 दिन की आपको ड्यू डेट मिली कि 10 दिन में आपको चाहिए, आपके कस्टमर को चाहिए, लेकिन उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपको 6 ही दिन लगते हैं, तो आप शुरुआती 4 दिन से आप 4 दिन रहेंगे, आपको उन 4 दिन में आपको क्या करना रहेगा, आप काम शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम ड्यू डेट या ड्यू डेट से पहले आप उस टास्क को फिनिश कर देंगे, ठीक है। तो आपके पास में 4 दिन की अवेबिलिटी रहेगी, आप पहले दिन भी शुरू कर सकते हैं, दूसरे दिन भी शुरू कर सकते हैं, तीसरे दिन भी शुरू कर सकते हैं, चौथे दिन भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने 5वें दिन से अगर इस काम को शुरू किया तो आप ड्यू डेट पे प्रोडक्ट नहीं दे पाएंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा डिफरेंस फॉरवर्ड शेड्यूलिंग और बैकवर्ड शेड्यूलिंग में, ठीक है। नाउ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ शेड्यूलिंग, क्या बेसिक ऑब्जेक्टिव्स है शेड्यूलिंग के, क्यों जरूरी है शेड्यूलिंग, प्रोडक्शन कॉस्ट मिनिमाइजेशन, ठीक है। शेड्यूलिंग जब आप कर लेते हैं, आपको सीक्वेंस पता है, आपको ऑर्डर पता है, आपको पता है कि ये कौन सा टास्क का परफॉर्म करना है, तो यहाँ पर कॉस्ट मिनिमाइजेशन हो जाता है। कॉस्ट मिनिमाइजेशन आपका इन्वेंट्री कॉस्ट हो गया, आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो गया, ठीक है, ये आप यहाँ पर मिनिमाइज कर सकते हैं। देन है आपका डिलीवरी ऑन ड्यू डेट, आप कस्टमर के हिसाब से फॉरवर्ड शेड्यूलिंग या बैकवर्ड शेड्यूलिंग करके ड्यू डेट पर आप उस प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी करवा सकते हैं, ठीक है। मिनिमम ऑफ आइडल टाइम, जब प्रॉपर सीक्वेंस में प्रॉपर ऑर्डर में आपने टास्क परफॉर्म किया है तो आपका जो आइडल टाइम है, जो वेस्टेज ऑफ टाइम है, वो मिनिमम रहेगा। देन है बैलेंस रिसोर्स यूटिलाइजेशन, जितने भी आपके पास में रिसोर्सेस है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है आपके पास में, आप उसको बेस्ट तरीके से यूज कर पाएंगे। बेटर प्रोडक्टिविटी, आपकी प्रोडक्टिविटी भी शेड्यूलिंग से बढ़ेगी, क्योंकि आपके वर्कर को भी सहूलियत रहेगी कि उसको कब टास्क का परफॉर्म करना है, एक सीक्वेंस बना रहेगा तो वो उसे भी याद रखने में सहूलियत रहेगी। देन है इन्फोर्स प्रायोरिटीज, यहाँ पर आप प्रायोरिटी के हिसाब से आप शेड्यूलिंग कर सकते हैं। अगर कस्टमर की प्रायोरिटी है, कौन से कस्टमर की कितनी प्रायोरिटी है और कितना जरूरी है उस प्रोडक्ट को बनाना, उस हिसाब से आप शेड्यूलिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब समझते हैं सीक्वेंसिंग क्या होता है। शेड्यूलिंग और सीक्वेंसिंग ये दोनों टर्मिनोलॉजी इस चैप्टर में हम समझेंगे, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं और जो एडवांटेजेस है वो आप सेम ही इस क्वेश्चन में मर्ज कर सकते हैं। सीक्वेंसिंग का अर्थ होता है जो भी आपने शेड्यूल बनाया है, जो भी प्रोसेस आपने डिसाइड की है कि कौन सा जॉब कहाँ और कब परफॉर्म होगा, उनके ऑर्डर को डिसाइड करता है सीक्वेंसिंग। सीक्वेंसिंग का मतलब होता है 1 by 1 एक ऑर्डरली अरेंजमेंट होगा कि आपको कौन सा जॉब कब परफॉर्म करना है, ठीक है। It is the selection of an appropriate order in which a number of job can be assigned to a finite number of service facilities so as to optimizing the output in terms of time, cost और profit। आपको एक appropriate, एक proper order में आपको jobs लेना है और उनके साथ में आपको लोग असाइन करने हैं, मशीनरी इक्विपमेंट असाइन करनी है, ताकि आप उनको एक ऑर्डरली अरेंजमेंट के साथ में उन टास्क को परफॉर्म कर पाए। इससे क्या होगा, इससे टाइम बचेगा, कॉस्ट बचेगी और मैक्सिमम प्रॉफिट आप इसमें अर्न कर पाएंगे। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका जस्ट इन टाइम, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्ट इन टाइम का हिंदी में हम बोल सकते हैं बिल्कुल समय पर, ऑन द स्पॉट, ठीक है। अगर कस्टमर ने बोला है मुझे अभी ये चीज चाहिए और मुझे मेरी तरीके की वो चीज चाहिए, मुझे जैसी चीज चाहिए वैसी आप मुझे अवेलेबल करवाओ, तो वहां पर जस्ट इन टाइम का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है।
तो जस्ट इन टाइम का कॉन्सेप्ट टोयोटा मोटर्स लाया के द्वारा डेवलप किया गया था, क्योंकि उनके कस्टमर्स को डिफरेंट मॉडल्स की जो कार्स थी या डिफरेंट मॉडल्स के जो ऑटोमोबाइल से, डिफरेंट कलर्स के जो ऑटोमोबाइल्स है, उनको उनके कस्टमाइज तरीके से उनको ऑन द स्पॉट रिक्वायर्ड होते थे। ठीक है, तब ये जो है टोयोटा मोटर्स ने ये JIT जो कॉन्सेप्ट है उसको डेवलप किया। समझते हैं इसकी हिस्ट्री। अप्लाइड इन प्रैक्टिस सिंस इन अर्ली 1970s, 1970s से ही इसका एप्लीकेबिलिटी हो चुकी थी। ताइची ओनो जो थे वो फादर थे जस्ट इन टाइम कॉन्सेप्ट के। फर्स्ट डेवलप्ड एंड परफेक्टेड विद इन द टोयोटा, टोयोटा मोटर्स में इसको सबसे पहले डेवलप किया गया और वहीं पे ही इसको लागू कर दिया गया। ठीक है, Japanese automotive manufacturers applies to overcome American motor competition. American motor competition के चलते जापानीज ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स ने इस कॉन्सेप्ट को अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपनी कंपनी में एप्लीकेबल किया था। ठीक है, gained extended support and widely used by the many companies। बाद में जब इसके फायदे इतने सारे हुए जस्ट इन टाइम में, सबसे पहले आपका जो है होल्डिंग कॉस्ट बच गया है ना, आपका इन्वेंट्री कॉस्ट में जब आपकी कमी आई तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाने से बहुत सारे कंपनीज ने इस कॉन्सेप्ट को यूज किया। लाइक आपका IBM हो गया या हैवलेट पैकर्ड हो गई या जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी है, इन सब ने भी ये जो जस्ट इन टाइम कॉन्सेप्ट है उसको यूज किया था। नाउ पढ़ते हैं फिलोसॉफी ऑफ जस्ट इन टाइम। द राइट मटेरियल एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस एंड द इन द एग्जैक्ट अमाउंट, यही बेसिक कॉन्सेप्ट है जस्ट इन टाइम का। राइट मटेरियल यानी जो भी प्रोडक्ट रिक्वायर्ड है वो एट द राइट टाइम, सही समय पर, एट द राइट प्लेस, सही जगह पर, एंड इन द एग्जैक्ट अमाउंट, कितने क्वांटिटी रिक्वायर्ड है, ये चारों चीजें आप जब एक साथ कर देते हैं वही जस्ट इन टाइम का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो जस्ट इन टाइम जो कॉन्सेप्ट है वो 7 बेसिक एलिमेंट्स पर टिका हुआ है। पहला है आपका वेस्ट मिनिमाइजेशन। ठीक है, जब ऑन द स्पॉट आप फैसिलिटीज या प्रोडक्ट कस्टमर को उसके हिसाब से दे रहे हैं तो जो वेस्टेज है वो बहुत कम रह जाता है। ठीक है, किस तरह से वेस्टेज कम रह जाएगा, आपको बनाकर पहले रखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, और ऑर्डरिंग कॉस्ट नहीं लगेगा, होल्डिंग कॉस्ट नहीं लगेगा। ठीक है, जस्ट इन टाइम जो कॉन्सेप्ट है वो वर्क करता है पुल सिस्टम या कैनबन सिस्टम पे, है ना। कैनबन जो है कैनबन या पुल सिस्टम का मतलब है कि जब तक ऑर्डर नहीं मिले तब तक आपको वो ऑर्डर मैन्युफैक्चर नहीं करना है। ठीक है, ये आप ले सकते हैं जो नॉर्मल आपके लोकल फास्ट फूड वाले जो शॉप्स होते हैं, वो पुल सिस्टम या कैनबन सिस्टम का एक एग्जांपल हो सकते हैं कि जब तक आप वहां पर जाके ऑर्डर नहीं देंगे तब तक आपका ऑर्डर प्रिपेयर नहीं होगा। ठीक है, थर्ड जो इसका एलिमेंट है अनइंटरप्टेड वर्क फ्लो। ठीक है, अनइंटरप्टेड वर्क फ्लो का मतलब ये कि आपका जो काम है वो चलता रहेगा, क्योंकि आप एक बार वन बाय वन आपके पास में जो कस्टमाइज प्रोडक्ट है वो आप ऑन द स्पॉट रेडी करके आप कस्टमर को दे सकेंगे। ठीक है, देन है आपका टोटल क्वालिटी कंट्रोल। टोटल क्वालिटी कंट्रोल हम समझ सकते हैं मैनेजमेंट सिस्टम फॉर एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, नॉट जस्ट मैन्युफैक्चरिंग एरिया। ठीक है, आपको यहाँ पर क्वालिटी का ध्यान रखना है पूरे मैनेजमेंट सिस्टम में, ना कि सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में। ठीक है, देन है टॉप मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय कमिटमेंट। JIT कॉन्सेप्ट जो है वो टॉप मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज के कमिटमेंट पे बेस्ड होता है। जब टॉप मैनेजमेंट सारी पॉलिसीज इस तरह से बनाए और जो उनके एम्प्लॉयज हैं उन पॉलिसीज के अकॉर्डिंग परफॉर्म कर पाए, तब ये जब जस्ट इन टाइम कॉन्सेप्ट जो है वो लागू हो पाएगा। क्यों दोनों के कोऑर्डिनेशन के बिना जस्ट इन टाइम कॉन्सेप्ट पॉसिबल नहीं है। ठीक है, देन है लॉन्ग रिलेशनशिप विद सप्लायर्स। आपको लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रखना पड़ते हैं सप्लायर्स के लिए। ऐसा नहीं है कि आपने एक साथ रॉ मटेरियल परचेज कर लिया फिर आपके पास में
अगर सप्लायर से कुछ अगर आपके डिस्प्यूट हो जाए तो आप दूसरा सप्लायर आप उस समय ढूंढने जाए, नहीं, आपको लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रखना पड़ेगा, क्योंकि आप रॉ मटेरियल या आप जो सप्लाईज है आपको ऑन द स्पॉट रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, आप पहले से उसको स्टोर नहीं कर रखेंगे। ठीक है, तो आपको जब ऑन द स्पॉट रिक्वायर्ड होगी, तो जब आपको सप्लाई चाहिए जहां चाहिए, तो उसके लिए आपको मैं आपको लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मेंटेन करने पड़ेंगे अपने सप्लायर्स के साथ। ठीक है, और लास्ट इसका एलिमेंट है कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट या काइजन। ठीक है, काइजन एक जापानीज वर्ड है जिसको मीनिंग होता है गुड चेंज, है ना। कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, आपको अपने प्रोसेस में कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट करना, हर स्टेप में कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट करना है, ताकि जो डिफेक्ट्स है ना, जो क्वालिटी है वो मेंटेन रह सके और जो डिफेक्ट है वो मिनिमाइज हो सके। ठीक है, आई होप आपको ये एलिमेंट्स जो है वो जस्ट इन टाइम के समझ में आए होंगे। अब क्या मेजर ऑब्जेक्टिव हैं जस्ट इन टाइम के? सबसे पहले जीरो इन्वेंट्री, आपको इन्वेंट्री रखने की जरूरत नहीं, ऑन द स्पॉट आप उसी समय कस्टमाइज तरीके से आप असेंबल करके आप प्रोडक्ट बना के दे दें। दूसरा, जीरो फेलियर्स, फेलियर्स की भी हमें डिफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि आप जब ऑन द स्पॉट बनाएंगे एक ही ऑर्डर रहेगा, आप सप्लायर से ऑन द स्पॉट सप्लाई ले करके उसको प्रोडक्ट को तैयार करके आप कस्टमर तक दे सकते हैं। जीरो लीड टाइम भी नहीं लगेगा, टाइम भी आपका बचेगा। एलिमिनेशन ऑफ वेस्टेज, आपको वेस्टेज नहीं हो पाएगा, प्रोडक्ट खराब होने की या आउटडेटेड होने की या ऑब्सोलीट होने की उसको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो आप उसको तुरंत बनाएंगे और तुरंत सोल्ड आउट कर देंगे। ठीक है, स्मूथ फ्लो प्रोसेस, एक प्रोसेस स्मूथ फ्लो चलेगा आपका प्रोसेस, क्योंकि इसमें आपके जो जो टास्क होंगे वो मिनिमाइज हो जाएंगे। ठीक है, आपका जो लंबे समय तक का आपका जो प्रोसेस है उसको नहीं झेलना पड़ेगा, आप शॉर्ट टर्म में इसको खत्म कर देंगे। इंक्रीज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है, जब आपकी होल्डिंग कॉस्ट कम रहेगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम रहेगा, अदर कॉस्ट या टाइम बचेगा, है ना, तो आपका जो रिटर्न है वो आपके इन्वेस्टमेंट में आपको बेहतर दिखने लगेगा। ठीक है, अब पढ़ते हैं एडवांटेजेस। जैसा कि हमने इसके ऑब्जेक्टिव पढ़े, आप ऑब्जेक्टिव और इम्पोर्टेंस या एडवांटेज को आप एक साथ भी लिख सकते हैं। पहला, कीप स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट टू अ बेयर मिनिमम, आपको होल्डिंग कॉस्ट नहीं रखनी पड़ेगी, क्योंकि आपको होल्डिंग कॉस्ट नहीं लगेगी, क्योंकि आपको रॉ मटेरियल रखने की जरूरत नहीं। एलिमिनेट्स वेस्ट, आपका माल खराब होने के या स्टॉक आउट होने के कोई चांसेस नहीं रहेंगे। एनकरेज द राइट फर्स्ट टाइम कॉन्सेप्ट, ऑन द स्पॉट आपको चेक होके वो प्रोडक्ट डिलीवर हो जाएगा। ठीक है, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट एंड ग्रेटर एफिशिएंसी कैन बी डिराइव्ड, हाई क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, आप बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट बना करके आप बेहतरीन तरीके से उसको बना करके और कस्टमर तक पहुंचा सकेंगे। कैन अडाप्ट टू चेंज इन डिमांड, डिमांड के हिसाब से आप उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर डिमांड आ रही है कस्टमर की तो आप बनाएंगे, अगर आपको डिमांड नहीं है उस प्रोडक्ट का तो आप नहीं बनाएंगे। स्मूदर प्रोडक्शन फ्लो, जो प्रोडक्शन फ्लो रहेगा वो स्मूथ चलेगा, और आपका जो ऑपरेशन है वो प्रोडक्शन ऑपरेशन से वो स्मूथली रन कर सकेंगे। ठीक है, अब डिसएडवांटेजेस क्या है? इतने सारे एडवांटेजेस हमने पढ़ लिए जस्ट इन टाइम के, कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी है। लीड टू एक्सपेंसिव प्रोडक्शन डिलेज, ठीक है, हो सकता है कि आपका सप्लायर ऑन द स्पॉट नहीं पहुंच पाई। ठीक है, आपका आपका प्रोडक्ट, आपका जो रॉ मटेरियल है नहीं पहुंच पाया आपके पास, तो आप ऑर्डर कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। डिलीवरी कॉस्ट विल इंक्रीज, आप जब तुरंत मंगाएंगे ऑर्डर तो डिलीवरी कॉस्ट होगी वो भी ज्यादा होगी। ठीक है, क्योंकि आप छोटे छोटे जो ऑर्डर्स है वो बार बार मंगवाएंगे, तो उसकी जो डिलीवरी कॉस्ट होगी, उसके जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगा वो ऑब्वियसली बढ़ जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट में राइज, ठीक है, छोटे छोटे ऑर्डर्स के लिए आपको फिर से सारी कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी, फिर से सारा कस्टमाइजेशंस करना पड़ेगा, तो इसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा। लॉस इन डिस्काउंट ड्यू टू स्मॉल ऑर्डर्स, अगर छोटे छोटे ऑर्डर हैं तो उनको पूरा करने के लिए मेहनत तो पूरी लगेगी, चाहे ऑर्डर बड़ा हो चाहे वो छोटा हो, आपको पूरा प्रोसेस उसमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, उसमें आप जो छोटे ऑर्डर उस पर आपको ज्यादा फायदा नहीं हो पाएगा। ठीक है, रेपुटेशन ऑफ फर्म, फर्म की रेपुटेशन
कैसी है। अगर आपने किसी कस्टमर को खराब प्रोडक्ट अवेलेबल करा दिया है या उसके हिसाब से नहीं अवेलेबल करवाया है, तो उस समय उसके जो कंपनी है या जो फर्म है, उसकी रिलायबिलिटी, उसके ट्रस्ट पर भी बात आ सकती है। ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हमने पढ़ा शेड्यूलिंग क्या होता है। ठीक है, हमने पढ़े शेड्यूलिंग के प्रिंसिपल्स, हमने पढ़े टाइप्स ऑफ शेड्यूलिंग, हमने समझा कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स होते हैं शेड्यूलिंग के, सीक्वेंसिंग क्या होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट जस्ट इन टाइम, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में राइट ए शॉर्ट ऑन जस्ट इन टाइम या राइट अबाउट जस्ट इन टाइम फिलोसफी करके क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, आई होप आपको ये जो यूनिट 3 है वो समझ में आई होगी। थैंक यू।